न्यूज नेविगेशन में आप सभी का स्वागत है। विवेचना में आज कहानी भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अभिवादन स्वीकार करिए का। आज हम बात करेंगे भारत के दो महान व्यक्तियों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच विचारधाराओं के एक दिलचस्प टकराव के बारे में। यह एक ज्ञात तथ्य है कि इन दोनों असाधारण शख्सियतों के मध्य कभी घनिष्ठ संबंध नहीं रहे। हालांकि उनकी कई मुलाकातें हुईं, लेकिन वे अपने मतभेदों को दूर करने में सफल नहीं हो पाए। आजादी से लगभग 2 दशक पहले से ही उनके विचारों में भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। अंबेडकर गांधी के द्वारा अछूतों के प्रति दिखाए गए स्नेह और उनकी ओर से बोलने के उनके दावे को एक प्रकार की राजनीतिक चाल मानते थे। उनका मानना था कि गांधी ऐसा करके अछूतों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। एक महत्वपूर्ण घटना 14 अगस्त 1931 को घटी, जब गांधी और अंबेडकर के बीच एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान गांधी ने अंबेडकर से कहा कि वे अछूतों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं और उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। धनंजय कीर ने अंबेडकर की एक प्रामाणिक जीवनी लिखी है, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन। इस जीवनी में वे उस बातचीत का उल्लेख करते हैं जो अंबेडकर और गांधी के बीच हुई थी। अंबेडकर ने गांधी से स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि वास्तव में वे अछूतों के सच्चे हितैषी होते तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता के लिए खादी पहनने की शर्त रखने के बजाय अस्पृश्यता को समाप्त करने जैसी अधिक महत्वपूर्ण शर्त रखी होती। अंबेडकर का मानना था कि खादी का आग्रह एक राजनीतिक उपकरण था, जबकि अस्पृश्यता एक गंभीर सामाजिक बुराई थी जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी था। कि खादी पहनने पर जोर दिया जा रहा था, जबकि असली मुद्दा कुछ और ही था। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी समस्या को कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश की जा रही हो। आप भी इस बारे में अपनी राय जरूर दें। अंबेडकर ने गांधी के नेतृत्व पर और भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई सदस्य थे जो खुलकर अस्पृश्यता का समर्थन करते थे, लेकिन गांधी ने कभी भी उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या गांधी ने कभी किसी ऐसे जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित किया है जिसे मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते हुए देखा गया हो। यह दर्शाता है कि अंबेडकर को गांधी की नीयत और कांग्रेस की नीतियों पर गहरा संदेह था। 26 फरवरी 1955 को जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की। अंबेडकर ने कहा कि उन्हें इस बात पर अक्सर आश्चर्य होता है कि पश्चिमी देशों के लोग गांधी में इतनी गहरी रुचि क्यों दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, गांधी देश के इतिहास का सिर्फ एक हिस्सा है, उन्हें कोई युग निर्माता नहीं कहा जा सकता। अंबेडकर का मानना था कि गांधी का प्रभाव समय के साथ कम हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी की यादें अब इस देश के लोगों के मन से लगभग मिट चुकी हैं। इसके विपरीत अंबेडकर स्वयं अपने समय में भारत के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज से कला स्नातक BA की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस दौर में अंबेडकर के पास संभवतः देश में किताबों का सबसे उत्कृष्ट संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब 1938 में उनकी अंबेडकर के निवास स्थान राजगृह में मुलाकात हुई थी तो उनके पास लगभग 8000 किताबें थीं। यह संख्या उस समय के किसी भी निजी पुस्तकालय के लिए बहुत बड़ी थी और ये अंबेडकर की ज्ञान के प्रति अटूट प्यास और अध्ययन के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। बाबा साहेब अंबेडकर के एक करीबी सहयोगी शंकरानंद शास्त्री ने अपनी पुस्तक माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में एक रोचक घटना का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर लगभग 1 बजे वे अंबेडकर से मिलने उनके घर गए। अंबेडकर ने शास्त्री को अपने साथ जामा मस्जिद चलने के लिए कहा। जामा मस्जिद, जो कि पुरानी किताबें खरीदने का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, उन दिनों अंबेडकर का पसंदीदा अड्डा था। शास्त्री ने बताया कि उन्होंने अंबेडकर से ये कहने की कोशिश की कि भोजन का समय हो रहा है, लेकिन इस बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही ये खबर फैली कि अंबेडकर जामा मस्जिद में हैं, बड़ी संख्या में लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। अंबेडकर अपनी किताबों के प्रति बहुत समर्पित थे और वे अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। उनका कहना था कि यदि किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर ही पढ़ना होगा। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वे अक्सर सुबह तक पढ़ते रहते थे। अंबेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगड़े अपनी पुस्तक इन द टाइगर शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अंबेडकर राइट में लिखते हैं कि रात के समय अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात निमगड़े उनकी स्टडी में गए और उन्होंने झुककर अंबेडकर के पैर छू लिए। किताबों में पूरी तरह से डूबे हुए अंबेडकर ने बिना देखे कहा, टॉमी ये मत करो। निमगड़े थोड़े हैरान हुए। जब बाबा साहब ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उन्हें देखा तो वे थोड़ा झेंप गए। वे पढ़ाई में इतने मग्न थे कि उन्हें आसपास का कुछ भी पता नहीं चलता था। अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद सुबह होने पर सोने जाते थे। वे केवल 2 घंटे सोते थे, जिसके बाद वे थोड़ी कसरत करते थे। फिर नहाने के बाद नाश्ता करते थे। नाश्ता करने के बाद वे अखबार पढ़ते थे और फिर अपनी कार से कोर्ट जाते थे।
इस दौरान भी वे उन किताबों को पढ़ते रहते थे जो वे पिछली रात पढ़ रहे थे या जो उन्हें रास्ते में पढ़ने को मिलती थीं। और जब वे शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में अक्सर नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। बागवानी के शौकीन अम्बेडकर का दिल्ली स्थित बगीचा बहुत सुंदर और दर्शनीय था। कहा जाता है कि एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके बगीचे की सुंदरता की प्रशंसा की थी। एक बार उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वे फूट फूट कर रोए थे। ये घटना उनकी संवेदनशीलता और जानवरों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहेब स्वयं खाना बनाते थे और लोगों को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते थे। एक बार उन्होंने अपने एक सहयोगी के लिए मछली बनाई जिसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे थे। उन्होंने भोजन पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को आमंत्रित किया। मीनाम्बल ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गईं कि भारत की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य ने स्वयं उनके लिए खाना बनाया है। अम्बेडकर को किसी भी प्रकार के नशे की आदत नहीं थी और न ही वे धूम्रपान करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो उनके किसी सहयोगी ने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही क्षण उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये उनकी आदत में नहीं है। उनका भोजन बहुत साधारण होता था, जिसमें बाजरे की एक छोटी रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े शामिल होते थे। घर के कामकाज में मदद के लिए सुदामा नामक एक व्यक्ति को रखा गया था। एक दिन सुदामा देर रात फिल्म देखकर लौटे और दरवाजा खटखटाने के बजाय वे दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब अम्बेडकर ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने सुदामा को दरवाजे के बाहर सोते हुए पाया। वे बिना कोई आवाज किए चुपचाप अंदर चले गए। जब अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि बाबा साहब ने उन्हें रात में सोते हुए देखा था। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई चुगल किशोर बिड़ला अम्बेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की कड़ी आलोचना की थी। बाबा साहब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बिड़ला ने उनसे सवाल किया कि उन्होंने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक मानी जाती है। बिड़ला ने कहा कि वे छुआछूत को दूर करने के लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं। इसके जवाब में अम्बेडकर ने कहा था कि वे अपने आप को किसी को बेचने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने गीता की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि वे उसके कुछ विचारों से सहमत नहीं थे, खासकर जाति व्यवस्था के समर्थन से संबंधित विचारों से। उनके सहयोगी देवी दयाल लिखते हैं कि हालांकि अम्बेडकर जिमखाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन वे शायद ही कभी वहां जाते थे। जब भी वे कार से अपने घर लौटते थे तो वे सीधे अपने पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने तक का समय नहीं होता था, क्योंकि वे तुरंत अपनी किताबों और पढ़ाई में खो जाते थे। एक बार वे एक फिल्म अ टेल ऑफ 2 सिटीज देखने गए। फिल्म देखते समय उनके मन में कुछ विचार आए और वे फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौट आए और उन विचारों को लिखने लगे। वे घर के बाहर खाना पसंद नहीं करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था तो उनका जवाब होता था कि अगर तुम्हें मुझे दावत ही देनी है तो मेरे लिए घर पर खाना ले आओ। मैं घर से बाहर नहीं जाने वाला। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरे कम से कम 1 घंटे का समय बर्बाद हो जाता है, जिसे मैं पढ़ने में लगाना चाहता हूँ। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहेब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी पुस्तक लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने उनके बंद कमरे में चुपके से झांका। रत्तू ने देखा कि बाबा साहेब अकेले बैठकर वायलिन बजा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रत्तू इस दृश्य को देखकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सभी ने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत दृश्य देखा और आनंदित हुए। ये थी आज की विवेचना में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।